नमस्कार मित्रों, मैं शिव कुमार एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ एस कुमार क्लासेस में। आज हम करेंगे सैयद वंश, लोधी वंश और तो करते हैं सैयद वंश। कुछ समय के लिए सैयद वंश ने राज किया। इनके शासक इस प्रकार हैं। पहला शासक है खिज्र खां, 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक। दूसरा मुबारक शाह, 1421 ईस्वी से 1434 ईस्वी तक। तीसरा मोहम्मद शाह, 1434 ईस्वी से 1445 ईस्वी तक। तथा चौथा शासक था अलाउद्दीन आलम शाह, 45 से 51 तक। तो देखते हैं हम खिज्र खां को। खिज्र खां इसने सुल्तान की उपाधि धारण ना करके रैयत आला की उपाधि धारण की थी। इसने तैमूरलंग को अपना सहयोग दिया था। इसने दिल्ली के पास खिजराबाद के नाम से एक नगर बसाया था। अगला शासक मुबारक शाह, इसने दिल्ली के पास मुबारकाबाद के नाम से नगर बसाया था। फिर देखते हैं लोधी वंश। लोधी वंश बहलोल लोधी 1451 से 1489, इसके द्वारा बहलोली नामक सिक्का जारी किया गया। यह तांबे का सिक्का था। एक टंके में 40 बहलोली होते थे। क्वेश्चन पूछा गया है इस धातु का सिक्का था, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। और एक टंके में कितने बहलोली होते थे, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। यह अपने अमीरों को मसनद अली कहकर पुकारा था। उसने सम्मुख कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था, बहलोल लोधी कालीन पर बैठता था। अफगान सरदार एक दूसरे को बराबर का दर्जा दे देते, इसलिए वह अमीरों के सामने कभी सिंहासन पर नहीं बैठा। हमेशा अगर वो खड़े होते थे तो वो ये खड़ा हो जाता था, और वो बैठते तो ये बैठ जाया करता था। अब देखते हैं सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी तक। सिकंदर लोधी, इसका मूल नाम निजाम खां था। इसने सिंहासन पर बैठना आरंभ कर दिया। 1504 ईस्वी में आगरा बसाया तथा आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इसने आगरा में एक किले का निर्माण कराया है, जिसे बादलगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। इसने हिंदुओं के प्रति विरोध नीति का पालन किया था। शीतला माता की पूजा रोक दी थी। नगरकोट के मंदिर की मूर्तियों का विध्वंस। हालांकि इसकी माँ एक हिंदू महिला थी, लेकिन फिर भी इसने हिंदुओं को विरोध नीति का पालन किया था। नगरकोट की मूर्तियों को विध्वंस करके कहा जाता है कि इसने कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दी थी, तथा यह धर्म परिवर्तन भी कराता था। इसके द्वारा नाप के लिए एक गज चलाया गया, जिसे गजे सिकंदरी के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 30 इंच। इसका वजीर मियाँ भुआ खां था, जिसने महाआयुर्वेद पर लिखे ग्रंथ का अनुवाद किया। उसे बहरंगे सिकंदरी कहा गया। इसे तिब्बे सिकंदरी भी कहा जाता है, दोनों एक ही ग्रंथ के नाम। इसके समय में लज्जत ए सिकंदरी शाही की रचना हुई। वह स्वयं गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविता लिखता था। इसने अनाज से जकात लेना बंद कर दिया था। दिल्ली सल्तनत का इकलौता सुल्तान था जिसने अनाज से जकात लेना बंद कर दिया था। जिसने यह दाढ़ी नहीं रखता था, ये अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता था, तो यह दाढ़ी भी नहीं रखता था। हाँ, इसने ब्राह्मणों की दाढ़ी बनाने पर भी बैन लगा दिया था। तो ये कट्टर मुसलमानी शासक था। मियाँ भुआ के द्वारा दिल्ली में मोट की मस्जिद का निर्माण कराया गया था। सिकंदर लोधी का मकबरा उसके पुत्र इब्राहिम लोधी के द्वारा बनवाया गया। इसकी मुख्य दो बातें हैं। पहला, इसमें दोहरे गुंबद का निर्माण उपयोग किया गया है। इसके चारों तरफ 4 दीवारें हैं। अब हम समझते हैं इब्राहिम लोधी को। तो इसके समय भारत पर मुगल आक्रमण बाबर द्वारा किया गया था, तथा 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का युद्ध लड़ा गया, जिसमें बाबर विजय हुआ तथा उसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। एक क्वेश्चन आया था, तमगा क्या है? तो तमगा के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तमगा मुसलमान विद्वानों को आजीविका के लिए जो धार्मिक जागीरें दी जाती थीं, उस पर उनके द्वारा राज्य को जो कर दिया जाता था, उसे ही तमगा कहा जाता था। क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। अब हम समझते हैं मुगल काल को। तो हम पहले पढ़ते हैं बाबर के बारे में। बाबर 1526 से 30 तक। इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे। 1494 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद बाबर शासक बना। इतिहासकार द्वारा बाबर के जीवन को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला है 1494 से लेकर 1502 ईस्वी तक बाबर फरगना के शासक के रूप में रहा। दूसरा चरण है 1505 ईस्वी से 1525 ईस्वी तक बाबर
काबुल के शासक के रूप में रहा। तीसरा चरण है 1526 ईस्वी से लेकर के 1530 ईस्वी तक हिंदुस्तान के शासक के रूप में रहा। तो हम इसके एक एक चरण को पढ़ेंगे। पहले देखते हैं 1494 से लेकर के 1502 ईस्वी तक। बाबर मध्य एशिया में अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसका मुख्य प्रतिद्वंदी सैमनी खां उज्बेक था, जिसने 1502 ईस्वी में सरायपुल के युद्ध में बाबर को पराजित करके उसको मध्य एशिया से बाहर कर दिया था। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि सरायपुल का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। तो याद रखें, सैमनी खां और बाबर के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1502 ईस्वी में हुआ था। 1502 से 1505 तक बाबर के पास कोई साम्राज्य नहीं था। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि बाबर के समय किस समय वो कहीं का शासक नहीं रहा था। 1502 से 1505 तो 2, 3, 4, 5 4 साल का समय था, उसमें ये शासक नहीं रहा। 1505 में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया था। बाद में बाबर द्वारा हिंदुस्तान पर अधिकार स्थापित करने के उद्देश्य से आक्रमण किया गया। अब दूसरा पढ़ते हैं 1505 से 1525 तक। जैसा कि बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में लिखा है, इस समय हिंदुस्तान किसी एक शासक के अधिकार में न होकर 5 मुस्लिम तथा 2 हिंदू राज्यों में बटा हुआ था। पहला मालवा, उस समय वहाँ के शासक महमूद खलजी द्वितीय थे। दूसरा गुजरात, वहाँ के शासक मुजफ्फर शाह द्वितीय। दिल्ली इब्राहिम लोदी। बंगाल नुसरत शाह। बहमनी राज कलीमुल्ला शाह तथा 2 हिंदू राज्य थे, एक मेवाड़ महाराणा सांगा, दूसरा विजयनगर कृष्णदेव राय। इसमें जो बहमनी साम्राज्य है और विजयनगर है, इन दोनों के बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा और एक अलग वीडियो लेके आऊँगा। अभी इनको बीच में लेके नहीं आना चाहता, क्योंकि फिर मुगल काल में जो मुस्लिम शासक हुए हैं उनमें और इनमें मिक्सिंग हो जाती है, तो इनको हम अलग से पढ़ेंगे। तो पूरा बहमनी साम्राज्य का इतिहास और विजयनगर का अलग से मैं एक वीडियो में लेके आऊँगा। 1505 से 1525 तक उस समय उत्तर भारत की प्रमुख शक्ति अफगान माने जाते थे, किंतु इब्राहिम लोदी के कठोर व्यवहार के कारण अधिकांश अफगान सरदार इससे नाराज थे। उनमें से एक अफगान सरदार दरिया खान ने बिहार में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इब्राहिम लोदी के समय बिहार में किसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? उस समय पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोदी था, ये इब्राहिम का चाचा था। उसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। उसने दिलावर खां तथा आलम खां को बाबर को आमंत्रण करने के लिए भेजा था। तो ये भी पूछा गया है कि किसने आमंत्रण किया? तो दौलत खान लोदी ने किया था। अच्छा, कौन कौन गया था? तो दिलावर खां तथा आलम खां दोनों। उत्तर भारत की दूसरी राजनीतिक शक्ति राजपूत थे, तो महाराणा सांगा के नेतृत्व में थे। राणा सांगा ने 2 युद्धों में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। क्वेश्चन दोनों पूछे गए हैं। पहला आतोली का युद्ध 1517 ईस्वी में लड़ा गया था, दूसरा बाड़ी का युद्ध 1518 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी को युद्ध का इतना तजुर्बा नहीं था, कारण ये भी है, और 2 बार वो राणा सांगा से युद्ध में हार भी चुका था। और बाबर को युद्ध का बहुत बड़ा तजुर्बा था, क्योंकि वो उसकी पूरी ज़िंदगी युद्ध करते करते ही निकल गई थी। 1526 से 1530 ईस्वी तक बाबर ने भारत में 4 युद्ध लड़े। पहला पानीपत का प्रथम युद्ध, यह बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। परिणाम, मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। बाबर ने अफगान शक्ति को नष्ट कर दिया। इस युद्ध के बाद बाबर का दिल्ली से आगरा तक अधिकार हो गया। विजय का कारण बाबर के पास तोपखाना होना माना गया है। इसके द्वारा प्रयुक्त युद्ध शैली जो बाबर ने मध्य एशिया में उस बेगों से सीखी थी, जिसे तुलगमा शैली कहते हैं। क्वेश्चन दोनों पूछे गए हैं। एक तो ये पूछा गया है कि बाबर ने शैली कहाँ से सीखी थी? तो मध्य एशिया में उस बेगों से सीखी थी। और दूसरा क्वेश्चन, शैली का नाम क्या था? तो तुलगमा शैली। बाबर के तोपखाने के अध्यक्ष उस्ताद अली तथा मुस्तफा नामक 2 तुर्की सेना नायक थे, दोनों पूछे जाते हैं। खानवा का युद्ध, खानवा भरतपुर जिले में स्थित है। यह बाबर और राणा सांगा के मध्य 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया। इस युद्ध को बाबर ने जिहाद का मतलब होता है धार्मिक युद्ध घोषित किया था। इस युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में 2 मुस्लिम सरदार लड़े थे। पहला महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था। दूसरा हसन खां मेवाती, मेवात के शासक। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। विजय का कारण एक तो तोपखाना था, दूसरा युद्ध शैली। मध्य एशिया में स्थित विभिन्न युद्ध शैलियों का समन्वय था। राणा सांगा, इसे वही पुरानी तुलगमा शैली भी कह सकते हैं। राणा सांगा के युद्ध में से हटाए जाने के बाद राजपूत सेना का नेतृत्व झाला अज्जा नामक राजपूत सरदार ने किया था। कहा जाता है कि राणा सांगा को करीब 50 से ऊपर ज़्यादा घाव लगे हुए थे, इसलिए उन्हें युद्ध से हटा लिया गया था। तो उनके हटाए जाने के बाद में
उनके जब हाथी था उस पर झालज्जा नामक राजपूत सरदार को बैठा दिया गया था और मुकुट लगा दिया गया था। चंदेरी का युद्ध। चंदेरी वर्तमान में मध्य प्रदेश में है और चंदेरी का युद्ध बाबर तथा चंदेरी के शासक मेदिनी राज के बीच जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ तथा चंदेरी पर अधिकार कर लिया। घाघरा का युद्ध। यह युद्ध घाघरा नदी के किनारे 6 मई 1529 ईस्वी को महमूद लोदी के नेतृत्व में बिहार के अफगानों और बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह की संयुक्त सेना दोनों पूछे जाते हैं। जो घाघरा का युद्ध हुआ था वो उसमें कौन कौन किस किस की संयुक्त सेना थी, तो बिहार के मुसलमान तथा अफगानों और बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। यह बाबर द्वारा हिंदुस्तान में लड़ा आखिरी युद्ध था। बाबर ने बिहार को 2 भागों में बांट दिया। पश्चिम बिहार उसने मुगल साम्राज्य में ला लिया तथा पूर्वी बिहार इस शर्त पर अफगानों को पास छोड़ दिया कि भविष्य में मुगल प्रदेशों पर आक्रमण नहीं करेंगे। आगे देखते हैं बाबर का साहित्य में योगदान। बाबर तुर्की और फारसी भाषा का बहुत बड़ा विद्वान माना जाता है। उसकी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी गई है जिसे बाबरनामा कहा गया है। उसने स्वयं नहीं लिखी थी, जिसे तुजुक-ए बाबरी के नाम से जाना जाता है। बाबरनामा से हमें उस समय भारत के राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक तथा सामाजिक स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। बाबर ने अनेक सुंदर बाग लगवाए। इस तरह उसने बागवानी परंपरा की शुरुआत की। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अकबर के समय अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा किया गया। बाबरनामा का तुर्की से अंग्रेजी में अनुवाद मिस्टर एनी बेवरिज के द्वारा किया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और यही वाला जो अनुवाद है वो ऑथेंटिक माना गया है, जो फारसी भाषा से किया गया है ऑथेंटिक जाता है। बाबर द्वारा एक काव्य शैली का आविष्कार किया गया जिसे मुबाय्यन के नाम से जाना जाता है। बाबर की मृत्यु आगरा में हुई, परंतु उसकी हार्दिक इच्छा को ध्यान में रखते हुए हुमायूं ने उसका मकबरा काबुल में बनवाया। कहा जाता है कि इसकी जो वाइफ थी बाबर की, वो इनकी अस्थियों को लेकर के गई थी। कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि किस शासक को 2 जगह दफनाया गया था, तो बाबर को पहले हिंदुस्तान में फिर काबुल में 2 बार दफनाया गया। तो धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें और अपने हमें कमेंट लिखें। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। थैंक यू। यह वीडियो